ये कहानी बताती है कि ताकत सब कुछ नहीं होती। जब एक गरीब औरत ने सच्चाई का साथ दिया तो राजा को भी अपने गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ी। एक जमाने की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जिसका नाम रतनपुर था। उस राज्य में दूर दूर तक हरी भरी खेती, घने जंगल और सुंदर महल थे। उस राज्य का राजा महाराज विक्रम सिंह बहुत ही धनी और ताकतवर था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी और हजारों नौकर चाकर उसके महल में काम करते थे। महाराज विक्रम सिंह की रानी को मरे हुए 4 साल हो गए थे। उनका एक बेटा था जो दूसरे राज्य में पढ़ाई करने गया हुआ था। वो महीने में 1-2 बार घर आता था। महाराज की एक बेटी भी थी जिसका नाम राजकुमारी मानवी था। उसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती थी। रानी के जाने के बाद महाराज विक्रम सिंह ने दूसरी शादी नहीं की। वे अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारने लगे। कभी कभी वे अपने बेटे से मिलने दूसरे राज्य चले जाते और ज्यादातर समय अपने महल में ही रहते। महल में उनका सब कुछ था, लेकिन मन में खालीपन हमेशा रहता था। एक दिन की बात है, महाराज अपने एक नौकर के साथ अपने खेतों को देखने के लिए निकले। रास्ते में किसानों के छोटे छोटे मिट्टी के घर बने हुए थे। अचानक महाराज की नजर एक घर के दरवाजे पर पड़ी। वहां से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकल रही थी। उसके सिर पर पानी भरने के लिए मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। महाराज की नजर उस लड़की पर रुक गई। वो एक भरपूर जवान लड़की थी। उसकी काली काली आंखें, लाल लाल होंठ और गोरा चिट्टा चेहरा था। लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। महाराज का मन हुआ कि वे उसे देखते ही रहें। जब लड़की पास आई तो महाराज ने गौर से देखा। लड़की के कपड़े पुराने थे, लेकिन उसका दूध जैसा गोरा रंग कपड़ों में से झलक रहा था। लड़की ने महाराज को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आगे चली गई। महाराज वहीं खड़े उसे देखते रह गए। उस दिन महाराज ने खेतों में जाने का इरादा छोड़ दिया और अपने नौकर के साथ वापस महल आ गए। पूरे रास्ते भर महाराज के मन में उस खूबसूरत लड़की की तस्वीर घूमती रही। बार बार उसका चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर में महाराज से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने नौकर से पूछ ही लिया कि वो लड़की कौन थी। नौकर ने बताया कि महाराज, वो लड़की आपके ही नौकर रामदीन की पत्नी है। उसका नाम कमला है। 20 दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। महाराज ने नौकर को वापस भेज दिया और अपने कमरे में जाकर सोचने लगे। उनके मन में बार बार कमला का चेहरा आ रहा था। उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत, सब कुछ महाराज के दिल में बस गया था। महाराज का सब्र खत्म हो गया। वे उस लड़की को किसी भी तरह हासिल करना चाहते थे। शाम को महाराज ने रामदीन को महल बुलाया। महाराज ने रामदीन से कहा कि पास के राज्य में उनके छोटे भाई रहते हैं। उन्हें आम और देसी घी भिजवाना है, साथ में कुछ रुपए भी भेजने हैं। महाराज ने रामदीन से कहा कि तुम एक ईमानदार और भरोसेमंद नौकर हो, इसलिए मैं ये काम तुम्हें दे रहा हूं। ये चीजें और रुपए मेरे छोटे भाई को देकर आओ और वापसी में शहद लेते आना। ये सब महाराज की एक चाल थी। असल में वे रामदीन को एक घर से दूर भेजना चाहते थे ताकि खुद उसके घर जाकर दीना कमला से मिल सके। रामदीन सारा सामान और रुपए लेकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी कमला को बताया कि कल सुबह उसे दूसरे राज्य जाना है। ये सामान और रुपए संभाल कर रख दे। अगली सुबह रामदीन ने खाना खाया और जरूरी सामान लेकर सफर पर निकल गया। दूसरी तरफ महाराज बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे जल्दी से कमला के पास पहुंचना चाहते थे। महाराज ने अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई और अपना लाल रुमाल हाथ में ले लिया जो वे हमेशा अपने साथ रखते थे। महाराज अकेले ही महल से निकले। नौकर ने साथ चलना चाहा, लेकिन महाराज ने मना कर दिया कि वे थोड़ी देर टहलकर वापस आ जाएंगे। महाराज रामदीन के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई दरवाजे पर नहीं आया। महाराज जानते थे कि रामदीन तो घर से जा चुका होगा, पर उसकी पत्नी कमला घर पर ही होगी। उन्होंने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो दरवाजा खुल गया। घर में कोई नहीं दिख रहा था। अचानक महाराज को नहाने की जगह से पानी गिरने की आवाज आई। वे समझ गए कि कमला नहा रही है। वे आगे बढ़े, फिर अचानक सोचकर रुक गए कि कहीं लड़की नाराज ना हो जाए। महाराज वहीं उसका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में कमला नहाकर बाहर निकली। उसके बाल खुले हुए थे और पतले कपड़ों में उसका गोरा बदन दिख रहा था। ये देखकर महाराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमला ने अचानक अपने सामने महाराज को देखा तो घबरा गई। वो तुरंत दूसरे कमरे में चली गई और ढंग से कपड़े पहनकर चादर ओढ़कर वापस आई। कमला ने महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आज आप हमारे गरीब घर में कैसे आए?
हमारे पास आपको बैठाने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं है। महाराज मुस्कुराए और एक पुरानी चारपाई पर बैठ गए। कमला महाराज के लिए लस्सी लेकर आई। महाराज ने लस्सी पी और बोले कि तुम्हें तो पता होगा कि रामदीन हमारा नौकर है और मैं इस राज्य का राजा हूं। कमला बोली, हाँ महाराज, मुझे सब पता है, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप यहां क्यों आए हैं। कमला को महाराज की नजरें अच्छी नहीं लग रही थी। महाराज ने कहा कि ऐ खूबसूरत लड़की, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं, तुम मेरी हो जाओ। तुम्हारे जिस गरीब पति के पास क्या है, तुम उसके लायक नहीं हो। तुम जो चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम सिर्फ मेरी हो जाओ। ये कहते हुए महाराज ने कमला का नरम और नाजुक हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। कमला ने एक चीख मारी और झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने कहा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं। भगवान का डर करें। इससे पहले कि महाराज कुछ जवाब देते, घर के बाहर से रामदीन की आवाज आई। महाराज और कमला दोनों घबरा गए। महाराज ने कहा कि ये लड़की, अगर तुमने अपने पति को कुछ बताया तो मैं उसे बताऊंगा कि मुझे तुमने खुद यहां बुलाया है। कमला डर गई। उसने जल्दी से महाराज को लकड़ी की अलमारी के पीछे छिपा दिया और खुद बाहर चली गई। रामदीन ने पूछा कि तुम कहां थी? मैं कब से आवाज दे रहा हूं। कमला ने कहा कि मैं कपड़े बदल रही थी, लेकिन आप बताइए, आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? रामदीन ने कहा कि मैं महाराज के दिए हुए सामान में से एक चीज घर ही भूल गया था। आधे रास्ते में मुझे याद आया तो वो लेने वापस आया हूं। रामदीन सीधा कमरे के अंदर गया। जब वो सामान उठा रहा था तो उसकी नजर उस लाल रुमाल पर पड़ी जो चारपाई के नीचे पड़ा था। वो लाल रुमाल महाराज का था। कमला का हाथ खींचते समय वो रुमाल महाराज के पास से नीचे गिर गया था। रामदीन ने जब रुमाल देखा तो उसे पहचान लिया। उसे सारी बात समझ आ गई, लेकिन वो कुछ भी बोले बिना चुपचाप सामान लेकर वापस सफर पर चला गया। रामदीन के मन में तूफान उठ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रामदीन के जाने के बाद महाराज अलमारी के पीछे से बाहर निकले और अपना रुमाल उठाया। उन्हें पता नहीं था कि वो रुमाल रामदीन ने देख लिया था। महाराज ने कहा कि ये खूबसूरत लड़की, मेरी बात पर सोचना, अभी मैं जा रहा हूं। कमला ने कहा कि महाराज, याद रखना, शेर कितना भी भूखा हो जाए वो कभी कुत्ते का मांस नहीं खाता। मालिक कभी अपने कुत्ते के बर्तन में दूध नहीं पीता। महाराज, याद रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कमला की ये बात सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आया और वे वहां से चले गए। महाराज अपनी बेइज्जती पर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने सोचा कि वे कोई और तरीका अपनाएंगे, लेकिन उस लड़की को जरूर हासिल करेंगे। महाराज ने एक खूबसूरत सोने का हार अपनी एक दासी को दिया और कहा कि रामदीन के घर जाओ और किसी बहाने से हार को तकिए के अंदर छिपा देना। दासी ने वैसा ही किया। वो रामदीन के घर गई और कमला से पानी मांगा। जब कमला पानी लेने गई तो दासी ने वो हार तकिए के अंदर छिपा दिया। अगले दिन जब रामदीन वापस आया और महाराज के लिए भेजा गया सामान महाराज को देने लगा तो महाराज ने गुस्से से कहा कि रामदीन, रुक जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। महाराज ने कहा कि हमारे महल का एक खानदानी सोने का हार गुम हो गया है। मैंने महल के सभी नौकरों के घरों में तलाशी करवाई है, लेकिन वो नहीं मिला। एक तुम्हारा घर बचता है। मैंने सोचा जब तुम आओगे तो तुम्हारे घर की तलाशी भी कर लेंगे। रामदीन, जो पहले से ही महाराज के लाल रुमाल की वजह से परेशान था, महाराज की ये बात सुनकर और भी दुखी हो गया। रामदीन ने कहा कि ठीक है महाराज, आप मेरे घर की तलाशी करवा लें और अपना मन शांत कर लें। महाराज ने अपनी उसी दासी को, जिसने रामदीन के घर हार छिपाया था, और साथ में 2 नौकरों को रामदीन के घर तलाशी के लिए भेजा। घर की तलाशी करते हुए उस दासी ने तकिए के अंदर से वो हार निकाल लिया और कहा कि हार मिल गया है। इस रामदीन ने ये हार चुराकर यहाँ छिपाया हुआ है। महाराज के नौकरों ने रामदीन को पकड़ लिया और महाराज के पास ले गए। महाराज ने कहा कि रामदीन, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन तुमने धोखा दिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। महाराज के आदेश पर रामदीन को तहखाने में बंद कर दिया गया। महाराज अपनी योजना की सफलता पर बहुत खुश हुए। अब वे आजाद थे, उस लड़की के साथ जो चाहे कर सकते थे। अगले ही दिन महाराज अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए रामदीन के घर पहुंच गए। कमला अपने पति के गम में बैठी रो रही थी। महाराज उसके पास बैठ गए। महाराज ने कहा कि यह खूबसूरत लड़की, अब भी तुम्हारे पास समय है। जो मैं कहता हूं मान जाओ। अपने इस खूबसूरत बदन को मेरे हवाले कर दो, फिर तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। ये कहते हुए महाराज ने कमला के बालों में हाथ फेरना शुरू किया।
कमला एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसने एक जोर की चीख मारी और कहा कि मैं जानती हूं कि तुमने अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए झूठा आरोप लगाया है, लेकिन तुम जो मर्जी करो, मैं कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। महाराज खड़े हुए और उन्होंने आगे बढ़कर कमला को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन कमला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज आसपास के घरों में गूंजने लगी। महाराज घबरा गए। उन्होंने कहा कि चुप हो जाओ। कमला ने कहा कि महाराज, मैं फिर से कहती हूं, शेर कितना भी भूखा हो जाए, वो कभी अपने कुत्ते के बर्तन में मुंह नहीं मारता। महाराज, याद रखना, आज तुम जैसा करोगे, कल वही तुम्हारे साथ भी होगा। कमला की चीखें सुनकर गांव के लोग रामदीन के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। महाराज घबरा गए और वे जल्दी से दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए और महल की तरफ चले गए। कमला ने दरवाजा खोला तो बाहर गांव की औरतें और आदमी खड़े थे। उन्होंने पूछा कि बेटी, क्या हुआ? तुम्हारी चीखने की आवाज आई थी। कमला ने कहा कि कुछ नहीं, बस कमरे में सांप आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया है। दूसरी तरफ महाराज महल पहुंच गए। एक बार फिर से महाराज अपनी बेइज्जती पर आग की तरह जल रहे थे। महाराज हर हाल में उस लड़की को अपने पास चाहते थे और अपने गंदे इरादे पूरे करना चाहते थे। महाराज ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि रामदीन को कैदखाने से निकाल कर ले आओ। रामदीन को महाराज के सामने पेश किया गया। महाराज ने कहा कि रामदीन, मुझे माफ कर देना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी पत्नी के कहने पर किया था। तुम गरीब हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। उसने मुझसे तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर बुलाया था और उसने मुझसे ये सोने का हार तोहफे में मांगा था। और ये योजना भी तुम्हारी पत्नी की थी कि तुम पर हार की चोरी का आरोप लगाकर तुम्हें कैद कर दिया जाए और फिर मैं और तुम्हारी पत्नी आजादी से एक दूसरे से मिल सकें। महाराज ने कहा कि रामदीन, तुम आजाद हो, अब जा सकते हो। महाराज की बातें रामदीन के घायल दिल पर नमक की तरह लग रही थीं। रामदीन परेशान सिर झुकाए घर पहुंचा और अपनी पत्नी कमला से कहा कि अपने कपड़े और जरूरी सामान बांध लो, हम तुम्हारे माँ बाप के घर जा रहे हैं। रामदीन और कमला रवाना हो गए। रामदीन ने कमला को उसके माँ बाप के घर छोड़ दिया और वापस आ गया। कई महीने गुजर गए। रामदीन ना तो अपनी पत्नी से मिलने गया और ना ही उसे घर वापस लाने के लिए गया। जब कई महीने गुजर गए तो कमला और उसके भाइयों ने गांव के न्यायाधीश की अदालत में रामदीन पर मुकदमा कर दिया। कमला ने साथ में महाराज के खिलाफ भी शिकायत दे दी। दिन तय हुआ। उस दिन जज ने रामदीन, कमला, उसके भाइयों और महाराजा को अपने सामने हाजिर होने का आदेश दिया। रामदीन, कमला और उनका भाई महाराज सब जज के सामने थे। न्यायाधीश सबसे पहले कमला के भाइयों से बात करने लगे और बोले कि तुम क्या कहना चाहते हो। कमला के भाइयों ने कहा कि न्यायाधीश जी, हमने रामदीन को एक हरा भरा फूलों और फलों से भरा हुआ खूबसूरत बगीचा दिया था, लेकिन रामदीन ने उस बगीचे के फूल तोड़ दिए, सारे फल खा लिए और उस बगीचे को उजाड़ कर हमारे हवाले कर दिया। न्यायाधीश रामदीन की तरफ देखते हुए बोले कि रामदीन, तुम क्या कहना चाहते हो। रामदीन ने कहा कि न्यायाधीश जी, जरूर मुझे एक खूबसूरत बगीचा दिया गया था, लेकिन मैंने उस बगीचे का बहुत ध्यान रखा, उस बगीचे के फूलों और फलों की बहुत देखभाल की, लेकिन एक दिन मेरी गैर मौजूदगी में मैंने देखा कि उस बगीचे में कोई अजनबी घूम रहा है और मेरे उस बगीचे को उजाड़ रहा है। इसलिए मैंने उस बगीचे में जाना बंद कर दिया और मैंने वो बगीचा वापस कर दिया। न्यायाधीश कमला की तरफ देखते हुए बोले कि बेटी, तुम बताओ, तुमने महाराज पर जो आरोप लगाया है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। कमला ने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन भगवान गवाह है कि मैंने जो कहा है वो सच है। न्यायाधीश ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो फिर तुमने एक आरोप लगाया है जिसकी तुम्हें सजा मिल सकती है। इससे पहले कि कमला कोई जवाब देती, अचानक न्यायाधीश के कमरे का दरवाजा खुला। एक खूबसूरत लड़का और एक लड़की, जिसने अपना चेहरा अपने घूंघट से पूरी तरह छिपाया हुआ था और वो रो रही थी, कमरे के अंदर आए। न्यायाधीश ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और ऐसे अचानक अंदर कैसे आ गए। न्यायाधीश के नौकर ने कहा कि न्यायाधीश जी, ये लड़की शादीशुदा है और इस लड़की के साथ इसका प्रेमी है। इस लड़के और लड़की के आपस में गलत संबंध है। ये लड़की अपने पति की गैर मौजूदगी में इस लड़के के साथ मिल रही थी। इस लड़की के पति ने इन दोनों को ऐसी गंदी हालत में पकड़ लिया जब ये लड़की अपने पति की गैर मौजूदगी में इस लड़के के साथ एक दूसरे की बाहों में थे। इस लड़की का पति इन दोनों को पकड़कर आपकी अदालत में पेश करके वापस चला गया है।
न्यायाधीश ने उस लड़के और लड़की से पूछा कि क्या ये सच है। लड़के ने कहा कि न्यायाधीश जी, ये सच है, मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरे दिल पर बुराई हावी हो गई थी। इस लड़की ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं इसकी तरफ खिंच गया। ये लड़की अपने पति की गैर मौजूदगी में खिड़की से मुझे इशारे किया करती थी। न्यायाधीश ने उस लड़की से कहा कि लड़की, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस राज्य की हो? लड़की ने कहा कि मेरा नाम राजकुमारी मानवी है और मैं पास के राज्य के महाराज विक्रम सिंह की बेटी हूँ। अदालत में मौजूद महाराज, जिस पर कमला ने मुकदमा किया था, लड़खड़ाते हुए कांपते हुए खड़े हो गए। वे आगे बढ़े और उस लड़की के चेहरे से घूंघट हटाया तो महाराज और उनकी बेटी दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। दोनों ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिए। महाराज जमीन पर घुटनों के बल गिर गए। वे अपना सिर जमीन से मार रहे थे। वे दोनों हाथों से अपना सिर पीट रहे थे। वे गिड़गिड़ाते हुए बच्चों की तरह रोने लगे। न्यायाधीश ने पूछा कि महाराज, क्या हुआ? महाराज ने सिर उठाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश जी, आपकी अदालत में ये जो गुनहगार लड़की खड़ी है, ये मेरी ही बेटी है और मुझे कमला की वो बात याद आ रही है कि महाराज, याद रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उधर मैं रामदीन की पत्नी कमला को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, इधर मेरी अपनी बेटी की इज्जत पर किसी ने हाथ डाल दिया था। महाराज ने कहा कि न्यायाधीश जी, रामदीन और उसकी पत्नी कमला के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरा ही गंदा मंसूबा था और कमला ने जो आरोप मुझ पर लगाए हैं वो बिल्कुल सच है। महाराज ने रामदीन से कहा कि रामदीन, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे खूबसूरत बगीचे में कोई अजनबी घुस गया था, लेकिन मैं कसम खाता हूं, यकीन रखो, तुम्हारे खूबसूरत बगीचे के चारों तरफ लगी एक मजबूत इज्जत और वफादारी की दीवार को वो अजनबी पार नहीं कर सका, तुम्हारे बगीचे को खराब नहीं कर सका, और वो अजनबी तुम्हारे बगीचे के फूल नहीं तोड़ सका और वो फल नहीं खा सका। रामदीन, तुम्हारा बगीचा पहले की तरह साफ और पाक है, तुम बेफिक्र होकर अपने बगीचे में जा सकते हो। महाराज ने कहा कि न्यायाधीश जी, रामदीन पर चोरी का आरोप लगाने से लेकर इन दोनों पति पत्नी के बीच में गलत फहमी पैदा करने और कमला की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश मैंने की है और मैं सजा के लिए तैयार हूं। न्यायाधीश अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा और संतोष दोनों थे। उन्होंने कहा कि मैं महाराज को उनके राजा के पद से हटाने का आदेश देता हूं। महाराज को उनके किए गए गंदे अपराध पर पूरे राज्य के सामने 3 दिन रोजाना 80 कोड़े मारने की सजा देता हूं। महाराज की बेटी और उस लड़के को कैद खाने में कैद करने का आदेश देता हूं। न्यायाधीश ने कहा कि इस लड़की कमला के कहे हुए शब्द अपने दिमाग में बिठा लो। जब तुम किसी की माँ, बहन, बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का सोच रहे होगे, दूसरी तरफ कोई तुम्हारी माँ, बहन और बेटी की इज्जत पर हाथ डाल चुका होगा। ये एक ऐसा कर्ज है जो तुम्हें एक ना एक दिन जरूर चुकाना है। रामदीन और कमला ने एक दूसरे की तरफ देखा। रामदीन की आंखों में पछतावा था और कमला की आंखों में आंसू। रामदीन आगे बढ़ा और कमला के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा कि कमला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मैं जानता था कि तुम पाक साफ हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। कमला ने रामदीन का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। उसने कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। न्यायाधीश ने रामदीन और कमला को आशीर्वाद दिया। महाराज को नौकरों ने पकड़ लिया। उनकी बेटी राजकुमारी मानवी और उस लड़के को भी कैद खाने ले जाया गया। अगले दिन से पूरे राज्य में महाराज की सजा शुरू हो गई। 3 दिन तक रोजाना 80 कोड़े महाराज को मारे गए। पूरा राज्य देख रहा था कि कैसे एक राजा अपने गंदे कामों की सजा भुगत रहा है। हर कोई कमला की हिम्मत और साहस की तारीफ कर रहा था। 3 दिन बाद महाराज की सजा पूरी हुई। उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया गया। महाराज अपने किए की सजा भुगतते हुए राज्य छोड़कर चले गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ रामदीन और कमला अपने घर वापस आ गए। रामदीन ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और उसे वादा किया कि वो अब कभी भी उस पर शक नहीं करेगा। कमला ने भी रामदीन को माफ कर दिया। दोनों ने फिर से अपनी जिंदगी खुशी खुशी शुरू की। कुछ महीनों बाद राज्य में नए राजा का चुनाव हुआ। महाराज विक्रम सिंह का बेटा, जो दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रहा था, वापस आया और उसे राज्य का नया राजा बनाया गया। उसने अपने पिता की गलतियों से सीखा और एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा बना। रामदीन और कमला की जिंदगी में फिर से खुशियां आ गईं। उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। पूरा गांव उनकी खुशी में शामिल हुआ। कमला की बहादुरी की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर हो गईं। लोग अपनी बेटियों को कमला की कहानी सुनाते और कहते कि इज्जत और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं है। मेरे दोस्तों,
यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।